जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 370 के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में। कल से ही ये न्यूज पर लगातार खबरों पर बनी हुई है और आज सुबह से आप भारत के जितने भी पेपर्स में देख रहे होंगे सभी जगह आपको एक ही हेडलाइन देखने को मिल रही होगी, अनुच्छेद 370 का क्या होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहां पर फैसला सुना दिया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद को हटा दिया था, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था फिर यूनियन टेरिटरी बना, तो वापस से यहां पर राज्य बनने का जो प्रोसेस है अब स्टार्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जल्दी ही राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 370 को यहां पर इस फैसले को बरकरार रखने के लिए जो बेंच है अपना फैसला सुनाया है, तो यहां पर मैं आपको उस बेंच के बारे में भी बताता हूं। तो दोस्तों, 5 अगस्त 2019 का वो मामला है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और लगभग अब तक 4 साल 4 महीने 6 दिन हो गए हैं और कोर्ट ने अब यहां पर फैसला सुनाया है। कई सालों से इसको लेकर के सुनवाई चल रही थी और आज आखिरी में जो निर्णय है ले लिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर अलगाववादी जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अब वो यहां पर अपनी जो वोट की राजनीति है, जो अलग अलग प्रकार से राजनीति करते थे, वो सारा कुछ यहां पर खत्म हो जाएगा। जितनी भी उनकी आशा थी कि शायद 370 जो हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसे यहां पर क्या कहे, ये बोल दे कि गलत फैसला लिया गया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार के इस फैसले को यहां पर सुरक्षित रखा है। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये 5 जज हैं और यहां पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को आप देख पा रहे हैं जो भारत के वर्तमान 50 नंबर की CJI हैं। तो ये 50वें CJI हैं। इसके अलावा आप यहां पे जस्टिस संजीव खन्ना को देख रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत को देख रहे हैं, जस्टिस SK कौल को देख रहे हैं और ये है BR गवई। हर ने अपना फैसला अलग प्रकार से सुनाया है, लेकिन दोस्तों सबका निष्कर्ष एक ही है कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो फैसला सही है और सुरक्षित है। यहां पर PM मोदी जी का क्या कहना है, जैसे ये फैसला बरकरार रखा गया और सुनाया गया जो केंद्र सरकार ने लिया था, तो यहां पर जो PM मोदी जी हैं इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के लिए एक नई आशा का किरण है, एक नई ऊर्जा का संचार है। वहां पे सर्वांगीण विकास करने का जो प्रयास किया जाएगा केंद्र सरकार यहां पर करेगी। दोस्तों, यहां पे अपोजिशन पार्टी का क्या कहना है। अपोजिशन पार्टी यहां पे परेशान है। आप इमेज में उमर अब्दुल्ला को देख रहे हैं, यह है महबूबा मुफ्ती। तो अभी ये बताया जा रहा था कि न्यूज में मैं पढ़ रहा था, इसमें बताया जा रहा था कि इनके पार्टी के जो बहुत सारे मेंबर हैं वो ये कह रहे थे कि इन लोगों को नजरबंद करके रखा गया है और अपने आवाज को उठाने के लिए रोका जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है। हालांकि जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, इन्होंने कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं, ये बिल्कुल से जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है, इन्हें नजरबंद करके नहीं रखा गया है। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती, इनका क्या रिएक्शन आया, ये कह रही हैं ये जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है। जम्मू कश्मीर को, यहाँ के युवाओं को, उनको आशा थी कि आर्टिकल 370 जो लगाया गया था, हटाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और इस फैसले को लेकर के शायद सुप्रीम कोर्ट यहां पर उनके इस फैसले को दरकिनार कर देगी, पर इनके लिए ये आज काला दिन है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा क्राइम यहां पे कम हुआ है, आतंकवादियों का जो फिल्ट्रेशन हो रहा था, आतंकवादी जो यहां पर एंटर कर रहे थे वो भी कम हुआ है, बहुत सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई जम्मू कश्मीर में जब से 370 यहां पर हटा है। और 5 अगस्त 2019 से जब से केंद्र सरकार ने यहां पर पूरा अपने सब कुछ अपने अंडर पे लिया है, तो वहां पे सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, इनकी फंडिंग भी बंद हो गई है, जो वोट बैंक ये भी बंद हो गए हैं, तो इनकी राजनीति खतरे में है। तो ये बात तो साफ साफ इनके चेहरों से समझ में आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर आप गुलाम नबी आजाद को भी देख रहे हैं, इनका भी यही रिएक्शन आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है वो इनके लिए ब्लैक डे है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये गलत फैसला है। अब दोस्तों, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था,
यानी अस्थायी प्रावधान था जो उस समय की जरूरत के हिसाब से लागू किया गया था। जब आर्टिकल 370 लगाया गया था या जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी शामिल किया गया था, तब उस समय इस जरूरत थी 370 प्रावधान रहे, लेकिन आज की जरूरत नहीं है। जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, तो 370 की जरूरत ही क्या है? ये बात कह रहे हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने बात बोली है। इसके अलावा अगर आप हमारे संविधान में देखें तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370, आर्टिकल 1 में भारत के राज्यों का नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम के बारे में बताया गया है, और 370 जो कि अब हट गया है, इसमें साफ साफ बताया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब वो भारत का अभिन्न अंग है तो जितने भी भारतीय संविधान में प्रावधान है, जितने भी प्रोविजन है, वो सब लागू होंगे, क्योंकि जो बाकी राज्यों के लिए ये प्रोविजन है वही जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो नया मैप है, जो जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटा था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था, इस प्रकार से इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं। कई जगह पर विवादित मैप भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये वाला हिस्सा अक्साई चीन दिखाया जाता है, ये वाला हिस्सा पीओके दिखाया जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल, जो हमारे केंद्र सरकार या भारत सरकार का आपको मैप देखने को मिलेगा, वो एक्चुअल मैप आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसको लेकर के क्या कहना था, इसको लेकर भी डिसीजन लिया गया है, और यह भी कहा गया है लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो भी वैलिड है, वो भी वैध है। सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे बड़ा जो बात कही गई है कि अभी वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पर अभी वो यूनियन टेरिटरी है, तो जल्द से जल्द चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन वहां पे चुनाव कराए, केंद्र सरकार इसकी पूरी तैयारी करे, और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया है। दोस्तों, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, संभवतः ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के साथ इसका भी चुनाव करा दिया जाए, या पहले होगा, या जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखिए, जो 370 जब हटाया गया था तो इसको लेकर के किन किन लोगों ने अपील की थी, याचिका दायर की थी, मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा डिटेल से समझिएगा। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म किया गया था तो 2 भागों में बढ़ गया था, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बड़े हिस्से को बांटा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से को लद्दाख में डाल दिया गया। तो यहां पर 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ यहां पे याचिकाएं दायर की गई, और जो आज फैसला सुनाया गया है तो 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं का एक साथ सुनवाई कर दिया है। अब देखिए, 5 जो बड़े मुद्दे थे, मुद्दा क्या क्या था जिसपे सुनवाई हुई है? सबसे पहला मुद्दा यही था कि जो 370 हटाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक था जिस तरीके से हटाया गया, या असंवैधानिक था। तो इसके बारे में मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि यह एक संवैधानिक था, यानी संवैधानिक प्रक्रिया से उसे हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड माना है। दूसरा, वहां के संविधान का मुद्दा था, तो संविधान का मुद्दा बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो जम्मू कश्मीर भारत सरकार का अभिन्न अंग है तो भारत का खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जम्मू कश्मीर को अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है संसद और राज्य की शक्ति, तो यहां पर तीसरे मुद्दे पर चर्चा हुई, राष्ट्रपति के आदेश पर चर्चा हुई, जिसे उसे भी वैलिड माना है। विशेष राज्य का दर्जा, और यहां पे जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019, तो ये सारे मुद्दे पर आज चर्चा हुई है जिसमें फैसला सुनाया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि किसने किस पक्ष की तरफ से पैरवी की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखा है, तो पहले है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है, आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, जो भारत सरकार की पैरवी करता है, भारत सरकार का वकील कहलाता है। ठीक है, फिर है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो इनके असिस्टेंट्स की तरह काम करते हैं। फिर सीनियर वकील थे हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी, ये सब यहां पर सरकार के पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अब मैं आपको उन लोगों का नाम बता रहा हूं जो याचिकाकर्ता, जो 23 याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से पैसे लेने का काम और याचिकाकर्ता की तरफ से काम किया है। तो है कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत दवे। कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जानते थे कि ये जो फैसला है ये इनके खिलाफ ही होगा, ये बात वो जानते थे,
बट चूंकि बड़ी बड़ी पार्टियों की फंडिंग बाहर से होती है और जो पार्टियां वहां पे रीजनल रूप से जम्मू कश्मीर में काम कर रही होती हैं, तो कपिल सिब्बल चूंकि वहां के नेता हैं, मतलब ये एडवोकेट हैं, तो वहां के नेताओं को सपोर्ट करते हैं कपिल सिब्बल और भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों याचिकाकर्ताओं में जो और भी अधिकारी ऑफिसर्स है वो भी शामिल हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूं जिन्होंने यहां पर याचिका दायर की थी। ये हैं वाइस मार्शल कपिल काक और पूर्व IAS हिंडाल हैदर तैयब जी भी थे। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता थे। कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन थे, तो यहां पर देखिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज था, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे 23 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों बेंच ने लगभग 16 दिनों तक अभी सुनवाई चली थी और ये 5 सितंबर को खत्म हुई थी और अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हमने पूरी सुनवाई कर ली है, हम अपना फैसला सुना देंगे। और आज 11 दिसंबर को इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। 11 दिसंबर 2023 का जो डेट है, 370 अब संविधान के इतिहास में कभी रहेगा ही नहीं। अब ये फैसला यहाँ पर सुना दिया गया है। ठीक है, लगभग 96 दिन बाद ये केस पर फैसला सुनाया गया है। दोस्तों ये भी बात कही चीफ जस्टिस ने कि हर केंद्र के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि केंद्र क्या होती है, व्यवस्थापिका होती है, वो लॉ बनाती है। अगर हर फैसले को हम यहाँ पर चुनौती देंगे तो वहां पे अराजकता फैल जाएगी, वहां का जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू कराना, और बैलेंस करने का काम है एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर लेजिस्लेचर को किसका काम होता है, वो न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने आपको सारी बातें बता दी। एक बार मैं आपको जम्मू कश्मीर के जो 370 अनुच्छेद का इतिहास है, जो विशेष दर्जा मिला था, शॉर्ट में मैं आपको वो भी समझा देता हूं कैसे 370 लागू हुआ, जम्मू कश्मीर किस प्रकार से भारत का हिस्सा बना, मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर देख पा रहे जम्मू कश्मीर के राजा, और ये राजा हरि सिंह है। हरि सिंह ये राजा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं हरि सिंह राजा हैं। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर को ऑफर दिया गया था कि आप भारत में शामिल हो जाए, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने बोला कि हम भारत के साथ नहीं जाएंगे और राज्य का विलय करने से मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों ठीक 24 अक्टूबर यानी आप कह सकते हैं ये 2 महीने के बाद, ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान ने यहां पर हमला कर दिया। जो पाकिस्तान के कबियाली लड़ाके थे उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब महाराजा हरि सिंह को डर लगा अगर ये कबियाली जो हैं ये आकर के पूरा जम्मू कश्मीर हथिया लेंगे, चूंकि वो हिंदू राजा थे तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो ना तो भारत के साथ जाना चाहते थे ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। पर एज अ हिंदू लीडर, एज अ हिंदू राजा उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में शामिल होने से अच्छा है कि हम भारत को अप्रोच करते हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और मदद की गुहार लगाई और फिर यहाँ पे बैठक हुई। यहां पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिल रहे हैं और बातचीत हुई महाराजा हरि सिंह की पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें महाराजा हरि सिंह ने भारत में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे हम बोलते हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इन्होंने कहा इस हस्ताक्षर से ये बात क्लियर हो गई कि भारत उसकी रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और वो इसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो सेना थी, हमारी भारतीय सेना थी, उन्होंने कव्याली लड़कों को खदेड़ दिया और 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत में आ गया था और 1/3 हिस्सा जिसे हम POK कहते हैं, जहां पर ये जो कव्याली लड़ाके थे घुस गए थे, वो आज भी वहां पर हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन भारत हमेशा प्रयास करता है कि ये जो POK में जहां तक ये घुस के आ गए थे तो उन्हें हटाने का प्रयास कर रहा है भारत। आने वाले समय में जो भी फैसला लेगा तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों 1949 में अब जम्मू कश्मीर तो भाग बन गया, भारत का हिस्सा बन गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद। लेकिन जुलाई 1949 में यहां पर शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग और मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया था और आर्टिकल 370 पर चर्चा स्टार्ट हो गई
और याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हो गया और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। और 1951 में संविधान सभा का गठन हुआ था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान बनाने के लिए। और इसका काम यही था कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और भारत की जो संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं होंगे ये सब तय करना था। तो ये संविधान सभा का गठन हुआ था 1951 में। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, बनकर के तैयार हो गया, एक अलग संविधान बना 1957 में। इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के तहत वहां का झंडा अलग था, वहां का संविधान अलग था, वहां के लोगों की सोच अलग थी। जो आप कह सकते हैं अगर पहले ही 370 हट जाता तो जो विकास की धारा अन्य राज्यों में बही है भारत में, वो जम्मू कश्मीर तक भी पहुंचती। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस मिला था तो वहां के जो रीजनल लीडर्स हैं, वहां के जो लोकल नेता थे, उन्होंने अपने तरीके से जम्मू कश्मीर का फायदा उठाया, अपनी जो राजनीति की रोटियां सेकी और वहां के लोगों का इस्तेमाल किया। और जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, वहां का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। दुनिया का जो जन्नत कहे जाने वाला जो जगह है वहां के विकास से पीछे रह गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे 370 हट गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, तो अब 370 का नामो निशान मिट जाएगा। अब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, जो आने वाली सरकार होगी, वो यहाँ पे विकास करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाएगी, वहां पे डेवलपमेंट का काम करेगी, जिससे कि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा डिटेल से समझा। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। एक क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आर्टिकल 370 भारत के संविधान में कब शामिल हुआ आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। यह क्वेश्चन आपके लिए है। और इसके अलावा ये कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर, और कौन है किस नंबर की CGI है आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट PDFs के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।